हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को एक सही तरह से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स को जो भी एक तरह से इसमें हम लोग कोई भी ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ ऐसा करने वाले, हम लोग केवल रिवीजन कंप्लीट शुरुआत से लेकर के लास्ट तक किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं ये बात करेंगे। क्वेश्चंस बहुत नहीं हमने लेंगे, क्वेश्चंस मेरा मतलब लेने का कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस में नहीं जाऊंगा, अब मैं फ्यूचर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम मशीन में बैठो। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, क्वांटम मैकेनिक्स शुरुआत कहां से करते हैं? बिल्कुल आप सही अंदाजा लगा रहे हैं। क्वांटम की शुरुआत हम लोग वेव फंक्शन से करते हैं। कहां से करते हैं? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, जो जो बातें जानते हो सोच लो वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं? वेव फंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरी बात, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये पार्टिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है अंदर, अपने अंदर। अगर एक सही तरीके से हम इससे जानकारी निकालना चाहें तो हम पूरी की पूरी जानकारी पार्टिकल के बारे में निकाल सकते हैं। क्या करता है ये? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल। क्या मेरी बात क्लियर है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, क्या हम ये जानते हैं कि अगर हम इसके मॉड को स्क्वायर करें, है ना, तो हमें क्या मिल जाती है? प्रोबेबिलिटी। क्या मिल जाती है? प्रोबेबिलिटी। साई एक्स का मॉड स्क्वायर। ठीक है, ठीक भाई, ये बात अपने को पता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि साई एक्स जो होता है इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब कि अगर हम साई स्टार साई कर रहे हैं, साई स्टार साई कर रहे हैं ऑल स्पेस में, ऑल स्पेस में, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 1 ना लेकर के आप फाइनाइट नंबर या फाइनाइट नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप फाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं, फाइनाइट नंबर। ठीक है, फाइनाइट नंबर। और अगर ये फाइनाइट नंबर 1 आ रहा है, अगर ये फाइनाइट नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब बोलते हैं फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। दैट मींस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। वे फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। यहां तक बात क्लियर? मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमारा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। अच्छा, दूसरी बात, इसका कोई भी इसकी जो ये जो अपने अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है पार्टिकल के लिए, और हम जैसे चाहें इससे वो सारी की सारी जानकारी उधर उगलवा सकते हैं। एक पीछे थप्पड़ मारो, इसने बोल दिया पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, दूसरा मारो काइनेटिक एनर्जी बता देगा, तीसरा मारो एनर्जी बता देगा, सब कुछ बता सकता है। बस थप्पड़ मारने वाला चाहिए, जैसे तुम लोग को चाहिए होता है ना कि एक थप्पड़ मारा, हमने एक टॉपिक कर लिया, दूसरा थप्पड़ मारा, दूसरा टॉपिक हो गया। थप्पड़ खाने की जरूरत होती है, एक थप्पड़ मारो हो गया। ठीक है, हमारे कानपुर में चलता है कंटाप। क्या चलता है? कंटाप। तो बस वही है। ठीक, प्रोबेबिलिटी में पता है स्मॉट साई एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब ये नॉर्मलाइज है, और इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, चलो उसकी बात अभी आगे करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें वेव फंक्शन किस किस तरह से देगा? वेव फंक्शन कुछ इस तरह से देगा। मान लो साई एक्स आपको दिया गया, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं वेव फंक्शन देने के। ठीक है, आप सिंपल साई लिखो, आप सिंपल साई लिखो। ये साई आपको दो तरह से दे सकता है। इसकी बात मैंने क्रैश कोर्स में भी करी थी, कंप्लीट रिवीजन में भी कर रहा हूँ। साई आपको दो तरह से दे सकता है। एक आपको अगर दे रहा है तो वो एक्स के फॉर्म में दे रहा है, यानी किसी फंक्शन के फॉर्म में दे रहा है। मतलब ऐसे कुछ हो सकता है एक्सपोनेंशियल या साइन कॉस, कुछ भी इस तरह का फंक्शन हो सकता है। दूसरा, ये आपको अपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के फॉर्म में दे सकता है, यानी आपको C1 इस तरह से, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, समेशन CI फाई आई। ठीक है ना, फॉर ऑल आइज, इस तरह से दे सकता है। मतलब यानी C1 फाई1 प्लस C2 फाई2, इस तरह से आपको साई दे सकता है, प्लस C3 साई3 एस ऑन। यहां तक बात क्लियर? अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालते हैं। मतलब कुल मिला के जो प्रोबेबिलिटी किसी भी रेंज में निकालनी, मान लो हमें कोई एक लिमिट दे दी गई कि इससे यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हम यहां पे किस तरह से निकालेंगे कि जो में गिवन लिमिट होगी, क्या चीज? गिवन लिमिट होगी, उसके अंतर्गत साई स्टार साई कर देंगे, साई स्टार साई कर देंगे, और उसको उस गिवन लिमिट के अंतर्गत हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है।
तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले हमें वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया होगा आपको ए एफ एक्स की इस तरह के फॉर्म में, तो इस ए की वैल्यू हमें निकालनी होती है। अगर हमें मतलब नॉर्मलाइज दिया गया है तो कोई बात ही नहीं, और अगर नॉर्मलाइज नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि साई स्टार साई इट शुड बी 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। क्या है ये? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बात क्लियर? पक्का? अच्छा, ये बात अपनी हो गई कि दो तरह से आपको फंक्शन दे सकता है, एक इस तरह से कुछ x के फॉर्म में, दूसरा ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के फॉर्म में। ठीक भाई, इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे? देखो, इस तरह से फंक्शन दिया गया, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या चीज? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका CI का मॉड CI का स्क्वायर, मॉड CI का स्क्वायर। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो तुम प्रोबेबिलिटीज ऐसे ही लिख देंगे, और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे साई स्टार साई से, साई स्टार साई के इंटीग्रेशन भाई होल स्पेस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे? कंप्लीट मॉड CI के स्क्वायर से। आई होप आपको दिख रहा हो। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा छुप रहा है तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूं। यहाँ पे जो डिवाइड लगाना है वो मैं इस तरह से कर देता हूं कि समेशन मॉड CI स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान समझो कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से होगी। जैसे मान लो हमें बोला गया कि फर्स्ट जो वेव फंक्शन है वो इस तरह से दिया गया कि वेव फंक्शन दिया गया C1 phi1 प्लस C2 phi2। ठीक है, तो इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखेंगे कि मॉड C1 का स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। ये पहले स्टेट में हो गई। दूसरे अगर 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 ये नॉर्मलाइज है, अगर ये नॉर्मलाइज है, अगर तुम मिल जाओ नहीं, अगर ये नॉर्मलाइज है, अगर ये नॉर्मलाइज है तो मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पार्टिकल के मिलने की। दूसरे में क्या हो सकती है? दूसरे में इस तरह से लिखेंगे मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। फिर से वही बात कि अगर नॉर्मलाइज है तो सिर्फ मॉड C2 स्क्वायर कर देंगे, नहीं नॉर्मलाइज है तो इससे डिवाइड करा देंगे। ये प्रोबेबिलिटी नंबर 2 हो गई दूसरी वाले में। बात क्लियर है? तक इस तरह से आपसे बोल सकता है। अगली बात क्या कर सकता है कि अगर हमसे बोल दिया जाए कि अच्छा ये वेव फंक्शन गिवन है आपके पास, अब हम क्या करेंगे, कोई एक ऑपरेटर दे दिया गया। ऑपरेटर क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। बेसिकली इस तरह की चीज जो किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करती है। और देखो इसे समझो, मान लो हमारे पास एक ऑपरेटर है ए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमें एक वेव फंक्शन जो है उससे अगर कोई जानकारी बाहर निकालनी, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर वेव फंक्शन से हमें जानकारी बाहर निकालनी, मान लो हमें निकालना है कि इसकी एनर्जी क्या है, तो हम एनर्जी ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट होकर के एनर्जी की आइगन वैल्यू मिल जाती है, जो कि एनर्जी की वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी इसको हम ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन के ऊपर, तो हमें वेव फंक्शन में मल्टीप्लाई होकर के वो पर्टिकुलर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हमारे पास? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मान लो हमसे बोल दिया गया कि इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी गई। किसी भी ऑपरेटर की करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम, सब ऑपरेटर्स के अलग अलग वैल्यूज होती है। तो हमसे बोल दिया कोई एक ऑपरेटर दे दिया गया, ए ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ। तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? अगर इस तरह वाला फॉर्म दिया गया है तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? ध्यान देना, ध्यान देना। इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई, इधर वाला नोट कर लेना, ठीक है ना? ये प्रोबेबिलिटी लिखा था इधर, साई स्टार ए साई इंटू डी साई, सॉरी डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साई स्टार साई डी एक्स। यहां बस बीच में ए मर्ज कर दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो इधर नीचे बिना ए के। अगर फिर से बात, अगर ये नॉर्मलाइज है तो दिस विल बी 1 फॉर नॉर्मलाइज्ड, फॉर नॉर्मलाइज्ड। बात क्लियर?
क्या करना है, अगर हमें ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये सिंबल होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को दिखाने का, ये इसके अंदर आप ए लिख रहे हैं, इसका मतलब ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोली गई है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई dx अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx। ये निकल आया हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इधर पे आ जाओ, इधर पे आ जाओ, आपसे बोला गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ए की, तो यहां पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये साई ए साई अपॉन साई, इस तरह से ब्रैकेट में साई। बात क्लियर, ये समझ आ रहा है क्या लिखा है? यानी मान लो हमें ये साई दिया गया था, तो ये हमें कैट साई दिया गया है ना, फिर हम इसको ब्रा में चेंज करेंगे, ब्रा साई, ये हो गया। और क्या कर देते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देते हैं, यानी C1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू ब्रा साई1 प्लस C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू ब्रा साई2। क्या मेरी बात क्लियर है? जस्ट सेकंड में हल्का सा यहां पे स्पेस बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। बात क्लियर? इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये दिया है, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब हमें करना क्या है, ए मर्ज कर देना है इनके बीच में। क्या कर देना है, ए मर्ज कर देना है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, ये लिखा सबसे पहले, यानी हमने मॉड साई1 लिखा, सॉरी मॉड साई लिखा, सॉरी मॉड नहीं, कैट साई, ठीक है। ए का इसमें मल्टीप्लाई कराया, मान लो ए कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, उस कुछ भी ऑपरेटर को इसमें मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद में इसको ऑपरेट कर दिया। इस तरह से करते हैं। अपॉन में अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो ये करा दिया। बात क्लियर? तो हमें मिल जाती है ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए निकालनी, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, मान लो ith स्टेट में, इनटू उसकी आइगन वैल्यू, इनके सारे समेशन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, समेशन पी आई ए आई। मान लो हमें एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, P1 E1 एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए क्या है, P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस एस सो ऑन। बात क्लियर? मान लो हमें दे दिया गया कि एक वेव फंक्शन था, उसके लिए फर्स्ट स्टेट में एनर्जी इतनी है, सेकंड में इतनी है, प्रोबेबिलिटीज पता है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करा के इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर? तो इन सारी बातों को एक तरह से मैं एक काम करता हूं, इनके शॉर्ट नोट जो है वो पीडीएफ उसका बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना उसको, और ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से मैंने उसमें लिखा हुआ है। बात क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आएगा और एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, अप्रोच क्या होगी हमारी वहां पर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? 100% बात समझ आ गई। और बात समझ आ गई तो वीडियो को यार तुम लोग शेयर नहीं करते यार, बहुत बहुत गंदी बात है यार, तुम लोग से इतनी उम्मीदें रखता हूं मैं, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो। शेयर करो अपने सारे उनके साथ, जैम एस्पायरेंट्स हो या जो भी इस तरह के एस्पायरेंट्स हो, जो भी किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वो सारे देख सकते हैं, इसको आराम से शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो जैम के लिए होती है वही गेट के लिए होती है, वही नेट के लिए होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़े से बहुत टॉपिक किसी में ऐड होते हैं, किसी में रिड्यूस होते हैं, इतना अंतर होता है। बात समझ आ रही है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाल वाले बटन को तहस नहस करो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब उतार लो थोड़ा बहुत जो इसमें समझ आ रहा हो, बाकी नोट्स मैंने पीडीएफ में दे ही दिए, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई। दूसरी बात है, कभी कभी आप ये भी चीज में छोटी छोटी चीजें और याद रखो, जैसे कि हम मान लो अगर साई1 का आपस में प्रोडक्ट करा रहे हैं, साई1 का, ठीक है ना, तो वो कितना आएगा 1। लेकिन अगर साई1 साई2 का कराना है भाई, प्रोडक्ट कराने में ये चीज जरूरत पड़ेगी ना, तो कितना आ जाएगा वो 0। मतलब हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ था, मान लो कि A1 साई1 प्लस A2 साई2 ये वेव फंक्शन दिया गया था, ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें ध्यान का रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, अब ब्रा साई निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, A1 का स्टार इंटू ब्रा साई1 प्लस A2 का स्टार इंटू ब्रा साई2, ठीक है। क्या आ गया यहां से, मान लो हमें कराना है कि साई साई, ये क्या होती है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी, ज्यादा ना। क्या आ जाएगा यहां पर कि जब इसका इसमें कराएंगे, देखो ध्यान से, जब इसका इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, A1 मॉड A1 स्क्वायर, मॉड A1 स्क्वायर। इसका इसमें कराएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें कराएंगे A1 A2 मॉड, और इसका इसमें कराएंगे तो A1 A2 का क्या हो जाएगा
सॉरी साई टू साई वन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपोजिट है, अलग अलग है। इसका इसमें कराएंगे तो 0, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, 0 हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे तो प्लस मॉड A2 स्क्वायर इंटू साई टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या गया देखो ध्यान से, A1 मॉड स्क्वायर प्लस A2 मॉड स्क्वायर। याद करो अभी मैंने C1 C2 लेके किया था, बात सेम है, तो आप इसको चलो ऐसे बना दो, ठीक है ना। याद करो C1 मैंने C1 C2 C3 लिया था, तो वहां पे आया था जो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी थी दैट इज मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, वही तो लिखा है मॉड A1 स्क्वायर प्लस मॉड A2 स्क्वायर प्लस है ये, ठीक है ना। अगर एक स्टेटमेंट पूछी जा रही है तो मॉड A1 स्क्वायर, दूसरे स्टेटमेंट पूछी जा रही है मॉड A2 स्क्वायर। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इस कंप्लीट से डिवाइड करा देते हैं। बातें समझ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि मान लो इस तरह से दिया हुआ आपको कम्यूटेटर ए बी, इसका मतलब क्या होता है, ये कोई दो ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस तरह से देगा आप क्या करना है, ये ए इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी इंटू ए ऑपरेटर। मतलब आपको अगर ये ऑपरेट करना है किसी पे तो आप सीधे इससे ऑपरेट करेंगे। बात समझ आ रही। ये होता है कम्यूटेटर और ये होता है एंटी कम्यूटेटर। एंटी का मतलब बस यहाँ पे बीच में प्लस कर देना, इसमें देखो ब्रैकेट चेंज हो गया, इसमें ये बड़ा वाला है, इसमें ये मिडल वाला है, क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी ए। बात क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से कम्यूटेटर वाला काम करना है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मान लो इस तरह से दिया हुआ है आपको कि ए बी, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, या सॉरी ए इंटू बी, ठीक है। तो ए बाहर आ जाता है, इसको इस तरह से लिखते हैं ए बी, ठीक है। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है ए बी बी, या ये दोनों कांस्टेंट लिख रहे हैं, ए कांस्टेंट है यहाँ पे बी कांस्टेंट, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, क्या जाएगा बाहर ए बी। बात क्लियर। कुछ अगर इस तरह से दे सकता है आपको कि ए फंक्शन ऑफ ए, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऑफ ए लिखा हुआ है तो हमेशा ये 0 आएगा, हमेशा ये 0 आएगा, बिना देखे सोचे सीधा 0 मार दो, ठीक है। कैलकुलेशन करो ही मत, कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो, ध्यान रखना ट्रिक के फॉर्म में यूज करो उसको। मान लो इस तरह से दिया हुआ है ए फंक्शन ऑफ बी, ए फंक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे डेल बाई डेल बी इंटू फंक्शन ऑफ बी, डेल बाई डेल बी इंटू फंक्शन ऑफ बी इंटू कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। बात क्लियर। मान लो यहाँ पे दिया हुआ ए, यहाँ पे दिया हुआ ई टू पावर बी, तो इसको किस तरह से ई टू पावर बी का ई टू पावर सॉरी बी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ई टू पावर बी इंटू कम्यूटेटर ऑफ ए बी। बात क्लियर। तो इस तरह से कम्यूटेटर काम करता है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ताकि जब क्वेश्चंस आपको टैकल करो तो ये चीजें आपके काम आ सके। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा भाई, एक बात और होती है जिसको हम बोलते हैं कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। ध्यान से देखो क्या होता है वो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक जीरो समय पर, मतलब आपको किसी एक टाइम पर हमें वेव फंक्शन पता, मान लो जीरो समय पर हमें वेव फंक्शन पता है कि वो साई एक्स कॉमा जीरो है, साई एक्स कॉमा जीरो किसी टी समय पर, सॉरी किसी जीरो समय पर। ये यहाँ पे जो जीरो है ये टाइम को दिखा रहा है और यहाँ पे जो एक्स है दिस इज पोजिशन, द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो हमसे बोल दिया जाए बताओ साई एक्स कॉमा टी क्या होता है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें हम किस तरह से करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू ई टी। बात क्लियर। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं देखो ध्यान से। मान लो आपको दिया गया है कि हमें साई वन दिया गया है इस तरह से, साई वन किस तरह से दिया गया कि भाई C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू। आपसे बोल दिया गया कि ये एक किसी पार्टिकल इन अ बॉक्स का, इसका पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया कि बताओ टी टाइम बाद, आफ्टर टी आपको बताना है वेव फंक्शन किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल इन अ बॉक्स की एनर्जीज आइगन वैल्यूज क्या होती है। पार्टिकल इन अ बॉक्स की एनर्जीज आइगन वैल्यूज क्या होती है, पता है क्या, पता है क्या अपने को, पता है क्या, बिल्कुल पता है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स इधर जगह बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। वैसे नोट्स मैंने दे दिए, नोट करो चाहे ना करो, बस देखते रहो भी। और आप देखो देखने के साथ साथ अगर लिखते रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, क्या बोल रहा था अपन, हाँ, कि पार्टिकल इन बॉक्स के लिए जब भी वेव फंक्शन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है, 1D बॉक्स के लिए जब भी वेव फंक्शन लिखते हैं तो क्या होता है साई एक्स इज इक्वल टू, इस पे भी वापस आते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है
आपका √2/a इंटू साइन n पाई x बाई a, ये वेव फंक्शन होता है। एनर्जीज क्या लिखते हैं, एनर्जीज क्या लिखते हैं, एनर्जी आएगा n² पाई² h² बाई 2ma², याद है ना। तो एनर्जीज फर्स्ट स्टेट में क्या होती है, पाई² h² बाई 2ma², दूसरे में क्या हो जाएगा, इनके वैल्यू 2 रख दो, 4 पाई² h² बाई 2ma², तीसरे में क्या हो जाएगा 9 पाई² h² बाई 2ma²। तो इसमें हमें दो ही की जरूरत है, तो जब भी हम साई एट टाइम t लिखेंगे, ऐसे लिख लो इसको, साई x, t, ठीक है, इसको 0, t कर लो, सॉरी x, 0 कर लो, x, 0, ये x, t पर जब हम लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, C1 इंटू एक्सपोनेंशियल -i/h इंटू E1, ये पहली वाली एनर्जी है, इंटू टी। यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या, आप चाहो तो लिख भी सकते हो या उसको नीचे सिंबलाइज करके दिखा दो, वेयर E1 इज इक्वल टू पाई² h² बाई 2ma² प्लस सॉरी ये छूट गया, इंटू 5 प्लस C2 e⁻⁻ i/h E2 t इंटू 5, जहां पे E2 क्या है, जहां पे E2 क्या है 4 पाई² h² बाई 2ma²। बात क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से हमें 0 टाइम पर अगर वेव फंक्शन पता है तो हम t टाइम पर वेव फंक्शन लिख सकते हैं, हमें E1 E2 की वैल्यू भी पता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा भाई, 1D बॉक्स की भी हम लोगों ने बात कर दी। अगर 2D बॉक्स की बात करी जाए, इसकी 2D बॉक्स की, चलो लिख लेते हैं फटाफट। 2D बॉक्स के लिए, 2D बॉक्स के लिए होता है क्या एक्चुअल में कि जब भी वेव फंक्शन लिखते हैं साई x, y, है ना, साई x, y लिखते हैं तो क्या हो जाता है, √2/a √2/b साइन nx पाई x बाई a इंटू साइन ny पाई y बाई b, इस तरह से लिख लेते हैं। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिल्कुल नया सीख रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर लिखा है तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। एनर्जी किस तरह से लिखते हैं, एनर्जी किस तरह से लिखते हैं 2D बॉक्स की, एनर्जी इज इक्वल टू nx² बाई a² प्लस ny² बाई b² इंटू क्या हो जाता है हमारे पास पाई² h² बाई 2m। आई होप आपको विजिबल हो, इंटू पाई² h² बाई 2m, ठीक है। जब भी 3D की बात करते हैं 3D में क्या हो जाता है, इसमें √2/c एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इधर क्या जाता है साइन ny पाई z nz पाई z बाई c, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो जाता है, इसमें हो जाता है बस इसकी जगह पे क्या हो जाता है nx² बाई a² प्लस ny² बाई b² प्लस nz² बाई c² इंटू वही सेम पाई² h² बाई 2m। क्या बात क्लियर है? पक्का 100%। तो हम लोग काफी तेजी से रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग साथ में एक पेन पेपर पे फटाफट चीजों को लिखते रहना, ताकि एक होता है ना हैबिट सी बनती रहे आपकी, ताकि फॉर्मूला आपको ज्यादा टाइम तक मेमोराइज रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखने का ही खेल होता है, समझने का थोड़ा सा खेल होता है, इन सारी चीजों को अगर मिला देते हैं तो एग्जाम क्रैक हो जाता है, ठीक है। यही बस सक्सेस बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और एक आध चीज जो और बची हुई उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। होता ना, और एक सर आते हैं ना, वो बोलते दबा के शेयर करो, लाइक और शेयर ठोको एकदम, है ना, वो कोई धांसू सर करके होते हैं ना, वो क्या कैसे बोलते हैं, चलो समझदार हो, उतार लो, ठीक है। अपना काम क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। चलो उतारो। अगली बात हम लोग कर लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। हार्मोनिक पहले एक काम कर लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं हम लोग, -h² बाई 2m डेल स्क्वायर साई r, अब ये एक्स वाई फॉर्म के अलग अलग भी लिख सकते हो, प्लस v इंटू फंक्शन ऑफ r इंटू साई r इज इक्वल टू e इंटू साई r। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगली बात हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है एक्चुअली, हम 3 केस पढ़ते हैं, 1D 2D 3D, 1D 2D 3D, ठीक है। एक होता है आइसोट्रोपिक केस, एक होता है नॉन आइसोट्रोपिक केस। 1D में कोई ऐसी वो नहीं होती डिस्क्रिमिनेशन कि आइसोट्रोपिक है नॉन आइसोट्रोपिक, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बात होती है। इसका मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी में किस तरह से लिखते हैं कि n प्लस हाफ h ओमेगा, ये 1D में है। कहां पर है? 1D में है, ठीक है। 2D में अगर बात करें तो E किस तरह से लिखते हैं, nx प्लस हाफ h ओमेगा x प्लस ny प्लस हाफ h ओमेगा y।
एक चीज मैंने मिस ये कर दी कि पार्टिकल इन बॉक्स के लिए आप डिजेनरेसी और याद रखना। इसकी क्या चीज? डिजेनरेसी पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। चलो अभी बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, एक साथ बात कर लेंगे सब में, ठीक है? ठीक। अब यहां पर बात आती है आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई सेम हो, यानी जिस तरह से वो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है उसी तरह से वो वाई एक्सिस में भी ऑसिलेट करे। तो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा पुट कर दो। जब ये पुट करोगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ई की वैल्यू, ये भी 2D के लिए है ना, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 इंटू एच क्रॉस ओमेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर आप ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई कर लोगे तो एच कट ओमेगा कॉमन मिल जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई हाफ ऑफ मिलके 1 हो गया, ठीक है? ये 2D के लिए। 3D के लिए क्या कैसे बात करते हैं? 3D के लिए क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, सिमिलरली एक टर्म और ऐड हो जाएगा, एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। लेकिन अगर हम बात करें कि आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए तो डायरेक्टली करते हैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 3/2, सॉरी एन जेड छूट गया, प्लस एन जेड प्लस 3/2 इंटू एच कट ओमेगा। ये किसके लिए है? 3D के लिए। बात क्लियर? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजेनरेसी की बात कर लेते हैं। डिजेनरेसी फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स, और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर। डिजेनरेसी अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए बात करें तो जो 1D के लिए होता है वो तो उसको डिजेनरेट होता नहीं, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू मिलती है हमको एन के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जब 2D और 3D की बात करते हैं, 2D और 3D की बात करते हैं, 2D और 3D की बात करते हैं, तो वहां पर डिजेनरेट स्टेट हमको मिलती है। डिजेनरेट स्टेट क्या होती है? वो एनर्जी स्टेट जिनके करस्पॉन्डिंग जो होती है एक से ज्यादा एनर्जी स्टेट्स पाई जाती है। सॉरी, क्या बोल दिया? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, डिजेनरेसी का सिंपल मतलब समझो कि एक ही एनर्जी की 2 स्टेट्स हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक ही एनर्जी की 2 स्टेट्स हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो एनर्जी स्टेट्स डबली डिजेनरेट है, यानी उसकी डिजेनरेसी 2 है, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है, ठीक? तो इसमें क्या होता है 2D और 3D, इसमें क्या होता है? इसमें भी हमें जो फर्स्ट वो हमारी 1D होती है वो तो नॉन डिजेनरेट होती है, 2D और 3D, ठीक है? अच्छा भाई, 2D में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब याद रखने का कि जो पहली स्टेट है, यानी आप रखोगे कि जो फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है? उसकी डिजेनरेसी 1। डिजेनरेसी 1 का मतलब केवल एक ही एनर्जी स्टेट है उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। 2 है इसका मतलब 2 उसके करस्पॉन्डिंग है। 1 2 1 ट्रिपल 2, मेरे ख्याल से यही इसको याद रखने की ट्रिक है। मुझे एक्जैक्टली नहीं है, मैं निकाल के जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है? और इसमें क्या होती है? 1 3 3 1 6 3 3 6 3 3 6, ये होती है 2D को याद रखने की, यानी फर्स्ट वाली डिजेनरेसी 1 है उसकी, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 3 3 3 3 6। ये वाला मुझे कंफ्यूजन है, जस्ट जरा चेक कर लेता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। नहीं, करेक्ट है, याद था मुझे, 1 2 1 ट्रिपल 2, ठीक है? इसका क्या? 1 3 3 1 6 3 3 6। इसमें क्या होता है? इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 2D के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज n+1, n+1, ये होती है डिजेनरेसी, ठीक है? इसके लिए क्या होता है? n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2। मेरे ख्याल से करेक्ट लिखा हुआ मैंने, मैं हमेशा करेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं कुछ एक आध बीच में मिस्टेक्स वगैरह हो रही है तो प्लीज उनको आप करेक्ट कर लेना। अगर मैंने कुछ गलती से कुछ अलग बोल दिया हो या कुछ इस तरह का बोल दिया हो जो कि बिलोंग ना कर रहा हो, अलग ही किसी प्रजाति से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, आप लोगों की काम करना हो, तो प्लीज डोंट माइंड, मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा खासा रिवीजन हो गया, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स में। बस यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ खास नहीं बनते हैं, बस नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छे से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके हो या थोड़ा सा समझ आ गया किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं तो टैकल हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि मुझे हर तरह से हर टाइप का क्वेश्चन जानने की जरूरत है, नहीं जानना है भाई, सब कुछ जान के क्या करोगे? जितना काम का है उतना हम लोगों ने भी जान लिया है, ठीक है? उतने से ही काम चल जाना है। और ये नहीं सोचता है कि हर क्वेश्चन वहाँ करना ही होता है, नहीं, वहाँ हर क्वेश्चन नहीं करना है आपको, हर क्वेश्चन करने के लिए होता भी नहीं है। जो क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन से सिलेक्शन हो रहा है हमें तो वही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी से हमें छूना भी नहीं। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है कि हमें लिमिटेड चीज पर फोकस्ड होना है कि नहीं नहीं मुझे मतलब भरकाल ले लेना है अपने, उससे कम में नहीं मानूंगा, उससे कम में तो अपना गुजारा नहीं होने वाला है,
ज़्यादा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। अपना फोकस्ड मुझे पता है कि इतना मुझे करना है तो फिर करना है, ठीक है ना। तो इसी बात के साथ आज की बात को अपन रोकते हैं यहीं पर, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग और कुछ नई बातें करेंगे। नई बातों से मतलब ये नहीं कुछ नया टॉपिक शुरू कर देंगे। जो हम लोग 1-2 दिन बचे हुए इसमें हम लोग कुछ रिवीजन और कर लेंगे अच्छे से। आप जो बताएंगे वरना प्लानिंग तो मैंने कर रखी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खाना पीना अच्छे से खा लेना, ठीक है। क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नींद बहुत ज़रूरी है। सबको बिल्कुल भी दरकिनार आप मत करना, ठीक है। कोई भी इस तरह की गलती मत करना जो एग्जाम में भारी पड़ सके। सोना अच्छे से 6 से 7 घंटे आराम से सो, ठीक है। खाना पीना मतलब पेल के नहीं, आराम से जिससे, ठीक है ना, लाइट खाना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम पूड़ी पकवान पेल के सो गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है, अच्छे से मस्त खा पी के सोना है, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।